सुब्रमण्यम को भी अपनी फंडामेंटल बातचीत में जोड़ते हैं। सुनील सुंदरम एएमसी के एमडी एंड सीईओ। सुनील, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आज आप जब आ रहे हैं तो थोड़ा बाजार थोड़ा साइडवेज, थोड़ा करेक्टिव फेज में आता हुआ है। एक खास तौर पे, एक खास बात पे नजर जा रही है सबकी कि पीएसयू बैंक 5 दिन से घट रहे हैं और ये ईसीएल नॉर्म्स में ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, इसको लेके माइनर चिंता है। आपकी नजर गई इस मैटर पे या आपने ध्यान नहीं दिया? देखिए, ओवरऑल हम पीएसयू बैंक्स में बहुत गिने चुने बैंक के साथ ही निवेश करते हैं। तो एज पीएसयू स्पेस हमें जो वैल्यूएशन का प्ले अब तक जो हुआ है उसमें प्योर वैल्यूएशन के कारण हम नहीं खरीद रहे हैं। हम एक इंडिविजुअल बैंक की क्वालिटी में सिलेक्टिव स्टॉक करके ही कर रहे हैं। बट मार्केट में रैली हुआ था क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट में चल रहा था ओवरऑल बैंकिंग के सीन में, इसलिए इतना रैली देखा। तो आज जो करेक्शन हो रहे हैं वो बेसिकली वो वैल्यूएशन की गैप की करेक्शन है और शायद ये न्यूज उसमें इसके लिए कारण हो सकती है। और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है बिकॉज अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बैंक का एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्वालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द कासा बुक, यही मैटर करते हैं। ये ऐसे ये लोग जो बैंक, हमारी जो बैंक है इसमें वो तो मजबूत है, इसी को इसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो एक पैनिक रिएक्शन हम नहीं कर रहे हैं इस पे। और दूसरा ये कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। कई सालों के बाद हमने देखा है कि इनफैक्ट नंबर्स जो है ऑटो सेल्स पहले चलने शुरू हो गए थे बट स्टॉक्स नहीं चल रहे थे सिवाय एक दो गिनती के, मारुति टाइप। लेकिन ऑटो इंडेक्स अब 52 वीक हाई पे आ गया है। टू व्हीलर्स ठीक हो गए हैं, पैसेंजर कार्स में ट्रैक्शन है, सीवी भी ठीक ठाक है। आपका इस स्पेस पे सबसे बुलिश बेट कौन सी साइड पे है? मोस्ट बुलिश बेस कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे है क्योंकि वहां पे ही एक सिक्लिकलिटी होती है। देखिए, टू व्हीलर्स ये सब ज्यादा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन के स्पेस में है, पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर। सो ओवरऑल कंजम्पशन की स्टोरी, आपकी पर जीडीपी पर कैपिटा बढ़ती हुई है, ऐसी चीजों पे ज्यादा ईएमआई कम होंगे, तो इनके थॉट प्रोसेस कंप्लीटली अलग होती है। मगर कमर्शियल व्हीकल्स एक इंडिया का कैपेक्स साइकिल से जुड़ा हुआ एक सिक्लिकल सेक्टर है क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनियां जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, हेवी मटेरियल्स, जो एक कैपेक्स साइकिल की स्ट्रांग होने से ही उनका डिमांड बढ़ता है। तो कमर्शियल व्हीकल्स एक बहुत डीप डाउनटर्न से अभी वापस जो जा रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ऑलवेज ईपीएस ग्रोथ बेटर देन एंटिसिपेटेड आता है, फिर वैल्यूएशन उसको कैचअप करते हैं। तो हमारे लिए कमर्शियल व्हीकल स्पेस अगले 5-10 साल हम देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैपेक्स ड्रिवन साइकिल इकोनॉमी के लिए है। तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल व्हीकल्स में हम सोच रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा आपको अर्निंग्स रिजल्ट्स भी आएगी और वैल्यूएशंस भी एक्सपैंड हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पिक इसमें कमर्शियल व्हीकल्स में कहूंगा। सुनील, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। लगातार जो एम्फी के पॉजिटिव डेटा आ रहे हैं उससे तो आप काफ़ी खुश होंगे। इनफैक्ट अगर आप देखें लगातार पिछले एक दशक की बात करें, 5 दफ़ा ऐसा हुआ है जब एयूएम्स में काफ़ी अच्छी मजबूती भी देखने को मिली है। कौन से स्कीम्स हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा इस वक्त नज़र आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, हर तरफ से इंटरेस्ट जो है लगातार बढ़ता हुआ ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस 11-20% के अप मूव्स देखने को मिले यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि एसेंशियली एक मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना कि एक तरफ आपने देखा कि जब ऑयल की, तेल की दाम बढ़ रही थी तो एफआईएस ने जबरदस्त पैसा निकाला था, वो अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है। मेरे ख्याल में और 1.5 लाख करोड़ का एफआईआई का पैसा का वापस ही आप एंटिसिपेट करते हैं, जैसे तेल की प्राइसेस थोड़े ईज आउट होंगे और कमोडिटी प्राइसेस ईज आउट होंगे। वो एक लार्ज कैप को और लार्जर मिड कैप को सपोर्ट देगी। बट अल्टीमेटली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्टेटस अच्छी है। यानी डोमेस्टिक में कैपेक्स साइकिल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 75% से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कैपेक्स साइकिल एक 5 to 7 ईयर्स के लिए हम समझ रहे हैं कि एडिशनल कैपेसिटी क्रिएशन पीएलआई स्कीम के कारण, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के कारण और डोमेस्टिक अपना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इस चीज में आपको मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज जो ऑर्डर सप्लाई करती है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, सीमेंट, स्टील, इंडस्ट्रियल्स, तो इनमें अर्निंग्स ग्रोथ बहुत बेहतर देख सकते हैं। और ज्यादातर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की फ्लोज, जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हो या इंश्योरेंस वाले, वो ध्यान इनके ऊपर देंगे बिकॉज एफआईएस की उनकी जानकारी इनके ऊपर, एक उनका लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है बिकॉज ऑफ स्मॉल मार्केट कैप। दूसरी बात है उनको जानकारी भी नहीं है, वेराज डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स को अच्छी एक जानकारी होती है, तो वो ज्यादा निवेश इसमें करेंगे और उस बाइंग के कारण ही आपको मिड एंड स्मॉल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखेगा। तो एक मल्टी कैप अप्रोच जहाँ पे
एफआईएस की वापसी के कारण, लार्ज कैप को सपोर्ट और डोमेस्टिक फंड मैनेजर के कारण मिड एंड स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में उतना नहीं होगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर्स ज्यादातर लार्ज कैप में अभी भी निवेश कर रहे हैं, वेरएज लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप में नियम के कारण, रेगुलेशन के कारण मिनिमम 35% या 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रखने की एक रूल है। कोई भी फंड मैनेजर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, बिकॉज नियम है। तो वहां पे मैं समझता हूं कि एक अच्छी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। और उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि ये जो डेट मार्केट के कारण जो एक नेगेटिव नियम आया था कि अभी टैक्सेशन का एडवांटेज हटा दिया गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो पहले डेट में निवेश कर रहे थे, कुछ लोग वहां से इक्विटी की ओर अभी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाइब्रिड कैटेगरी में, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में भी मैं थोड़ी दिलचस्पी देख रहा हूँ, क्योंकि वो इतना नहीं रिस्क लेना चाहते हैं जितना कि एक मल्टी कैप में होगा, मगर फिर भी टैक्सेशन हट गया उधर से, तो एक एडवांटेज यहाँ पे बनता है। तो मैं कहूंगा कि हाइब्रिड कैटेगरी में भी मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को निवेश करने की सलाह दूंगा, और वही हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। राइट सुनील, मॉर्निंग, एक कनेक्टिंग क्वेश्चन। अभी आप बैंक्स की हम बात कर रहे थे, एनबीएफसीज की बात कर रहे थे, इनफैक्ट ऑटो स्पेस की भी आप बात कर रहे थे। जो एनबीएफसीज हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे वो व्हीकल फाइनेंसर्स के हों, सीवी फाइनेंसर्स के एनबीएफसीज हों, या फिर होम फाइनेंसर्स एनबीएफसी हों, मूव कई जगह पर इन स्पेसेस में, इन स्टॉक्स में आ चुकी है। लेकिन आगे भी कौन से ग्रोथ बड़े ड्राइवर, कौन से बड़े ग्रोथ और परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहेंगे? क्या सारा एनबीएफसी चलेगा? नजर आपकी डिफरेंट बास्केट्स पर होगी? कैसे से मैप करेंगे? देखिए, एनबीएफसी का ज्यादातर रिटेल स्टोरी है। मैं उनको उतना एक कैपेक्स साइकिल को फाइनेंस करने की क्षमता नहीं देख रहा हूँ। क्यों? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेस चाहिए। सेकंड, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्स एनबीएफसी के लिए बैंक से ही मिलता है, तो एक कॉस्ट बढ़ जाता है ना, तो बैंक लेंडिंग रेट के ऊपर उनकी कॉस्ट है, और उसके बाद उनको स्प्रेड रख के कमर्शियल कॉर्पोरेट फाइनेंस करना है, तो थोड़ी मुश्किल सी बात है। तो कॉर्पोरेट लेंडिंग स्पेस में खाली शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग फाइनेंसिंग में हम एनबीएफसी के प्ले दिख रहे हैं। उनका होता है रिटेल पेनिट्रेशन, जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्विक टर्न अराउंड, और जहाँ पे रेट सेंसिटिविटी उतनी नहीं होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जिनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का रूरल और सेमी अर्बन स्टोरी बहुत बेहतर है अर्बन से, और पेनिट्रेशन ऑफ एनबीएफसी, तो मैं ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द एनबीएफसी देखूंगा। उनकी रेजिंग फाइनेंसेस खाली बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है या कैपिटल मार्केट्स को अच्छी तरह टैप कर सकते हैं, वो भी देखूंगा। और तीसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि जो फिनटेक अभी सबसे बड़ा हमारा कॉर्पोरेट मार्केट नेम ऑफ द स्टॉक में नहीं ले सकता हूँ, वो फाइनेंशियल सर्विस में एंटर कर रही है, लेंडिंग में एंटर कर रही है, तो नेचुरली कुछ चैलेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए कि मार्जिन्स पे दबाव आएगी, क्योंकि उनका जो लॉस लेके बिजनेस बढ़ाने की जो स्ट्रेंथ है वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो ओवरऑल थोड़ा वेट एंड वॉच, मैं कॉशियस रहूंगा एनबीएफसी स्पेस में। गिने चुने जिनका ऑलरेडी जो मैंने चीज अभी बताया, जहां पे उसका स्ट्रेंथ है, खाली उनके ऊपर बैक करूंगा। स्मॉल एंड मीडियम एनबीएफसी के लिए मैं दबाव देख रहा हूं, क्योंकि बैंक्स को अभी क्रेडिट डिमांड इतना बढ़ रहा है, तो नेचुरली वो एनबीएफसी के लिए अपना लेंडिंग रेट्स और भी बढ़ाएंगे। तो थोड़ा मार्जिन श्रिंकेज में ब्रॉडर स्मॉलर एनबीएफसी में भी मैं देख रहा हूँ सामने। और हाउसिंग की बात की आपने, की हाउसिंग लोन्स में भी मैं समझता हूँ कि बैंक्स अभी जो बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है, तो इमेजिन द नेटवर्क, द रीच ऑफ द बिग मर्जर, कि एक हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ी लीडर है, अभी उसको बैंक का नेटवर्क का स्ट्रेंथ भी मिल रहा है, तो चैलेंजिंग होगा इन बैंकिंग स्पेस में से इनके लिए भी। मैं यही फोकस रखूंगा एनबीएफसी के बारे में। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सुनील, वो है मिड कैप स्मॉल कैप। अब तो खैर फंड सुंदरम एएमसी काफी बैलेंस्ड और काफी बड़ी एएमसी बन गई है, बट मुझे याद है 8-10 साल पहले जब हम बात किया रहे तो काफी टिल्ट आपका, इनफैक्ट आपका बहुत बड़ा ग्रिप था स्मॉल कैप मिड कैप पे, जो उस समय बहुत रिस्की माना जाता था। अब तो हम सॉवरेन वेल्थ फंड्स और एफआईएस को भी देख रहे हैं स्मॉल कैप, इंडियन स्मॉल कैप्स में बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक, तो फैशनेबल हो गया स्मॉल कैप। बट क्योंकि आपके पास इतनी पुरानी हिस्ट्री है स्मॉल कैप मिड कैप में, कोई थीम्स आपको वहां अर्निंग्स ग्रोथ कैसी दिख रही है, एक व्यू देते हुए जाए। मैं कहूंगा कि अभी भी इंडस्ट्रियल्स के ऊपर मैं स्मॉल एंड मिड कैप में फोकस करूंगा, क्योंकि उधर बिग बायर है। स्मॉल एंड मिड कैप्स जो रिटेल में है ना, मैंने रिटेल बिजनेसेस में B2C में, वहां पे उनको ऑलवेज चैलेंजेस होंगी, क्योंकि उनका रीच और उनका जो मार्जिन का प्रेशर और उसको मैनेज करना, क्योंकि हाईली लो लिक्विडिटी होता है स्टॉक में।
तो मेरे लिए जो कि B2B बिजनेसेस सप्लायर्स है और इंडिया की जो बढ़ती जीडीपी ग्रोथ के पीछे जो कैपेक्स साइकिल है वहां पे जो सप्लायर्स है, मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे उनको एक कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ भी मिलेगी, विजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर बुक भी मिलेगी और एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी पे मैं फोकस करूंगा, तो डेफिनेटली उधर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स मिल सकते हैं। तो मैं वही कहूंगा कि ब्रॉड मैंने कट लिया। सेकंड, डोमेस्टिक ओरिएंटेड, क्योंकि मिड कैप में आपको आईटी कंपनीज भी है, फार्मा भी है, बट एक्सटर्नली आपको मतलब माहौल ठीक नहीं है, पता है ना। तो इस माहौल में क्या वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट कर सकती है विद द लार्जर प्लेयर्स? तो आईटी सेगमेंट में मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप में, फार्मा में थोड़ी कॉशियस रहूंगा, और डोमेस्टिक में भी कंजम्पशन के अंदर भी जैसे सेम B2C और B2B की बात कर रहे हैं, वहां पे भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मिड कैप्स को मैं फेवर करूंगा एज अपोज टू फास्ट एफएमसीजी वाले मिड कैप्स, बिकॉज अगेन कंपीटिंग विद द बिग ब्रदर्स, राइट, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज अ स्पेस, इंडस्ट्रियल्स एज अ स्पेस मैं चुनूंगा मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, और आईटी, फार्मा और एफएमसीजी के जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स वाले स्टॉक्स को थोड़े सावधान रहूंगा उनके एक्सपोजर से। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए। सुनील सुब्रमण्यम, MD CEO सुंदरम AMC। लेकिन